लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कौन कौन से कारक जो हैं वो ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित कर रहे हैं, और उसमें हमने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था, सॉरी फोर्थ या थर्ड पॉइंट, वो था त्रिविमीय कारक, यानी कि लिगेंड का आकार। अब हम पढ़ेंगे कीलेट का प्रभाव, कीलेट प्रभाव। कीलेट प्रभाव किस तरीके से ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करता है। तो कीलेट क्या है? जब कोई बहुतंतुर लिगेंड धातु आयन से जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है, तो इस चक्रीय संरचना को ही हम कहते हैं कीलेट। जैसे एथिलीन डायमीन अगर कोबाल्ट के साथ मिल जाए तो वो क्या बना लेता है? कीलेट बना लेता है। तो सपोज करो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, इसमें कोबाल्ट सेंटर में रख दिया, एथिलीन डायमीन NH2 CH2 CH2 NH2, फिर NH2 NH2, तो ये आप देखिए कि ये जो चक्रीय संरचनाएं बन रही हैं, इन चक्रीय संरचनाओं को ही कहा जाता है कीलेट। अब बारी आती है कि कीलेट किस तरीके से ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करता है। तो पहला है चक्र का आकार, चक्र का आकार। हमने ये पाया कि चक्र जितना बड़ा होता है, स्थायित्व भी उस हिसाब से क्या होता जाएगा, आपका बड़ा होता जाएगा, लेकिन लगातार नहीं। तो हमने ये देखा कि 5 या 6 सदस्यीय चक्र है अगर, ये अधिक स्थायी होता है। इससे छोटा चक्र कम स्थायी होता है, और इससे बड़ा चक्र भी हमने पाया कि ज्यादा स्थायी नहीं होता है। तो इसका मतलब चक्र का आकार शुरू में अगर बढ़ता है तो स्थायित्व तो बढ़ेगा, फिर 5-6 से ज्यादा अगर होने लगे तो फिर ये क्रमशः घट सकता है। ठीक है। इसके बाद कीलेट चक्र की संख्या, दूसरा है कीलेट चक्र की संख्या। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण बनाया है, यहां आप देखो 3 कीलेट हैं, 1 2 3। किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है। तो कीलेट की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ऊष्मागतिकी स्थायित्व उतना अधिक होता जाता है। ठीक है। जितना ज्यादा कीलेट बनेगा, स्थायित्व उतना अधिक हो जाएगा। तीसरा प्रभाव हम कहते हैं टेम्पलेट प्रभाव। यह फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ है आपका। जब कभी कोई बड़ा चक्र धातु संकुल से जुड़ के अपना एक स्थायी विन्यास ग्रहण कर ले, जैसे आपने क्राउन ईथर में पढ़ा होगा, खास तौर से नाम अगर याद हो तो। क्राउन ईथर में आप नोटिस करें तो मैं एक छोटी संरचना बना के आपको बताता हूं। CCO CCO सॉरी CCO, कुछ ऐसा मैं एक छोटी संरचना काल्पनिक बना रहा हूं। आप नोटिस करें कि इसमें
एक बड़ा चक्र जो है वो पोटेशियम को बीच में लेकर एक स्थायी संरचना बना रहा है, इसको कहते हैं क्राउन ईथर। तो इस तरह से जब एक बड़ा चक्र एक स्थायी विन्यास ले ले, लिगेंड या धातु आयन की क्रिया कराने पर जब एक बड़ी चक्रीय संरचना स्थायित्व ग्रहण कर ले, तो इसको कहते हैं टेम्पलेट प्रभाव। ठीक है। और इस टेम्पलेट प्रभाव की खासियत यह होती है कि चक्र और धातु परमाणु एक ही तल में पाए जाते हैं। अब आते हैं तीसरा, इसी कीलेट प्रभाव के अंतर्गत चौथा है ऊष्मागतिकी प्रभाव या एंट्रोपी प्रभाव, हम इसको बोल सकते हैं। एंट्रोपी प्रभाव क्या है? देखिए कि अगर मान लो हमारे पास कोबाल्ट जल के साथ हेक्सा एक्वो कोबाल्ट संकुल बना रहा है और एथिलीन डाइएमीन, ये जो सूत्र है CH2NH2 CH2NH2, इसको हम EN से प्रदर्शित करते हैं, इससे हम क्रिया कराएं तो ये आसानी से जल को त्याग कर एथिलीन डाइएमीन को ले लेता है। अब इससे क्या हो गया, कौन सा बड़ा फर्क पड़ गया? बिल्कुल फर्क पड़ा। आप देखें इस साइड अणुओं की संख्या, एक अणु ये, तीन अणु एथिलीन डाइएमीन, टोटल 4 अणु है। इस साइड एक अणु ये और 6 अणु जल के, टोटल कितने अणु हैं? 7 अणु है। सेकेंड ईयर में जब आप एंट्रोपी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी का मान अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था। भाई 4 को पकड़ के रखना आसान है, 7 को पकड़ के रखना 4 की तुलना में मुश्किल है। तो अव्यवस्था बढ़ गई, अव्यवस्था बढ़ी तो एंट्रोपी भी बढ़ गई, और एंट्रोपी बढ़ी तो स्थायित्व भी बढ़ जाता है। हमने ये पाया है कि जब भी निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, बना हुआ उत्पाद अधिक स्थायी होता है। तो कीलेटीकरण की क्रिया में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, अतः कीलेट संकुल अधिक स्थायी हो जाता है। अब इसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। कीलेट प्रभाव हो गया हमारा तीसरा प्रभाव। अगला प्रभाव हम देखेंगे इसी में, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। अगर हम, यहां दिया हुआ है पहला स्थायित्व नियतांक, पहला इसी के अंतर्गत है। हमने स्थायित्व नियतांक के बारे में पढ़ा हुआ है अभी अभी, और हमने ये पाया है कि जिन संकुलों के लिए संभवन के स्थायित्व नियतांक का मान अधिक होता है वो अधिक स्थायी होते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक लिगेंड के लिए, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इनके लिए मैं कुछ लिगेंड्स ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। एक ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में हमने कुछ आयनों को क्रम से रखा है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इन सब की +2 अवस्था को लिया गया है। इन सब की +2 अवस्था को लेने का मतलब है D5, D6, D7, D8, D9 और D10। अब अगर मैं इन्हीं सभी धातु आयनों में एक लिगेंड का चुनाव करते हैं, एथिलीन डाइएमीन, और एथिलीन डाइएमीन का इनसे संकुल बनाते हैं, तो हमने पाया कि मैंगनीज के लिए उसका स्थायित्व यहां पे है, आयरन के लिए बढ़ के यहां पे है, कोबाल्ट के लिए बढ़ के यहां पे है, इसके बाद निकल, कॉपर, ये बढ़ता जाता है
और आखिरी में थोड़ा सा क्या होता है, घटता है। तो इस तरीके से अगर हम दूसरे के लिए भी लें, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सलेट आयन के लिए अगर आप लें, तो भी आपको कैसा मिलेगा, ये इसी तरीके का मिलेगा। सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये केवल एक लिगेंड के लिए है, CH2 NH2 CH2 NH2, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए है। हम कोई और लिगेंड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सलेट आयन के लिए अगर आप लें, तो ये कुछ ऐसा आता है। तो आप नोटिस करें कि ज्यादातर स्थितियों में सभी लिगेंड इन धातु आयनों के साथ जब संकुल बनाते हैं, तो स्थायित्व नियतांक का मान मैंगनीज से कॉपर तक बढ़ता है और जिंक के लिए सडनली क्या हो जाता है, घट जाता है। कभी कभी ये मान मैंगनीज के लिए भी हमको घटा हुआ मिलता है। अगर हम पीछे से शुरू करें, इस श्रेणी को, इस तरह की प्राकृतिक श्रेणी इरविंग विलियम्स श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इरविंग विलियम श्रेणी, ये स्थायित्व नियतांक की प्राकृतिक श्रेणी है जो ये बताती है कि दिए गए लिगेंड को अगर हम विभिन्न धातु आयनों के साथ संकुलित करें, संकुल का निर्माण करें, तो कौन सा संकुल कितना स्थायी होता है। इसके बाद बारी आती है जल योजन ऊष्मा। दूसरा पॉइंट इसी में हमारा आ जाएगा, जल योजन ऊष्मा। जल के साथ अनेक धातु आयन संकुल का निर्माण करते हैं, और जब भी ये संकुल का निर्माण करते हैं ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जल योजन ऊष्मा। जल योजन ऊष्मा जितनी अधिक होगी, जल के साथ बनाया गया इनका संकुल उतना अधिक स्थायी होता है। तो ये आपने खूब सारी चीजें स्थायित्व के बारे में पढ़ी। 5 पॉइंट एटलीस्ट आपको देने होते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे अच्छी तरह तैयार करके कम से कम 4-4 5-5 लाइन उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है धातु संकुलों की बल गति की अवधारणा। हमने दो चीजें पढ़नी थी इसमें, एक था ऊष्मा गति की स्थायित्व और दूसरा पढ़ना था बल गति की स्थायित्व। मैंने आपको बताया था ना, दो मशीनें हैं, एक मशीन 8 घंटे चल सकती है, एक मशीन सिर्फ 2 घंटे। तो 8 घंटे जो चलेगी वो ऊष्मा गति की रूप से ज्यादा स्थायी है। अब आते हैं बल गति की स्थायित्व पे। स्वाभाविक है, जिस मशीन को आप रोज 8 घंटे चलाएंगे उसके पार्ट्स को आपको जल्दी बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पार्ट जल्दी घिस जाएंगे। जबकि जो मशीन सिर्फ 2 घंटे रोज चल रही है उसके पार्ट लंबे समय तक चलेंगे। तो बलगत की स्थायित्व के रूप में देखा जाए तो 2 घंटे वाली मशीन का बलगत की स्थायित्व ज्यादा है, 8 घंटे वाले का बलगत की स्थायित्व कम है। पर यहां इसको ऊष्मागतिकी वाले से तुलना करना सही नहीं है, वही हम समझेंगे। संकुलों का बलगत की स्थायित्व, तो आप नोटिस करें कि संकुलों को जब विलयन में, समान लिगेंड के विलयन में डाल दिया जाए, तो वो कितनी आसानी से अपने लिगेंड को उसी के जैसे लिगेंड से बदल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि क्रोमियम साइनाइड से जुड़ा हुआ है, ये संकुल है, और हमने इसको एक ऐसे विलयन में डाला है जहां साइनाइड आयन ही है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि पहले वाला साइनाइड है
भाई अगर इसमें से एक साइनाइड निकले और ये वाला साइनाइड अंदर चला जाए तो पता कैसे चलेगा कि हुआ भी है कुछ कि नहीं। तो हमने क्या किया, विलेन के साइनाइड में कार्बन 14 ले लिया। ये रेडियो एक्टिव होता है, पता है ना, कार्बन का समस्थानिक 14 वाला है, जबकि लिगेंड के जो साइनाइड है उसमें कार्बन 12 वाला समस्थानिक है। तो अब हमको पता चल जाएगा कि इसने अपने लिगेंड की अदला बदली की या नहीं की। ये ठीक ऐसा है कि आपके पर्स में 10-10 के नोट हैं और आपको 10-10 के नोट से ही बदलना है, तो पता कैसे चलेगा। तो हमने ये किया कि भाई 10 के नोट आपके पास जो रखे हैं वो पुराने वाले हैं और बदलने के बाद वो नए वाले हो जाएं। ठीक है। तो जो संकुल अपने लिगेंड को 1 मिनट से कम समय में बदल लेगा वो कहलाएगा लेबाइल या सक्रिय संकुल। तो संकुलों को दो भागों में बांटा गया, सक्रिय संकुल, लेबाइल। ऐसे संकुल जो विलयन में 1 मिनट या 1 मिनट से कम समय में अपने लिगेंड को समान लिगेंडों से क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो कहलाएंगे क्रियाशील या सक्रिय या लेबाइल संकुल। जबकि ऐसे संकुल जो 1 मिनट से अधिक समय लगाते हैं, लिगेंड को बदलने में, उनको हम इनर्ट या अक्रिय संकुल के नाम से जानते हैं। तो ये तो बहुत सरल हो गया परिभाषा कि जो अपने लिगेंड को 1 मिनट से कम समय में विलयन में बदल दे, पुराने नोट दे नए नोट ले ले, वो कहलाएगा सक्रिय, और जो नहीं कर पाता 1 मिनट में वो अक्रिय। ठीक है। अब पहले तो ये समझ लें कि ऊष्मागत की स्थायित्व और बलगत की स्थायित्व का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि अच्छा, देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हम यहां लेंगे संकुलों का। दो तरह का एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, बुक में ही है। पहला, टेट्रासाइनोनिक्लेट और हेक्सासाइनोक्रोमेट। ठीक है, हेक्सासाइनोक्रोमेट और टेट्रासाइनोनिक्लेट, ये दोनों ऊष्मागत की रूप से बेहद स्थायी, यानी दोनों का स्थायित्व नियतांक क्या है, बहुत ज्यादा है। दोनों ऊष्मागत की रूप से बहुत स्थायी है। लेकिन विलयन में कार्बन 14 वाले साइनाइड से जब हम एक्सचेंज करवाते हैं तो ये 30 सेकेंड में एक्सचेंज कर लेता है, बदल लेता है, जबकि इसको 24 दिन लगते हैं। जबकि इसको 24 दिन लगते हैं, वो भी अर्धायुकाल। ठीक है ना, हाफ लाइफ पीरियड। आप उम्मीद करें कि ये कितनी तेजी से अपने लिगेंड को बदल रहा है। अगर स्थायित्व नियतांक दोनों का लगभग बराबर है तो हमको लगता है कि ये दोनों ही लगभग एक ही स्पीड से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक संकुल बहुत तेजी से कर रहा है तो ये लेबाइल हो गया, ये बहुत धीमा कर रहा है इसलिए ये क्या हो गया, इनर्ट हो गया। आप इसके ऊष्मागत की स्थायित्व से इसके बलगत की स्थायित्व का अंदाजा नहीं लगाएंगे। दूसरा एक और संकुल है आपका हेक्साएमीन कोबाल्ट। ठीक है ना, हेक्साएमीन कोबाल्ट जो है ये ऊष्मागत की रूप से बहुत अस्थायी, मतलब आसानी से क्रिया कर लेता है, लेकिन ये अपने लिगेंड को नहीं एक्सचेंज करता। तो इस तरीके से ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ऊष्मागत की स्थायित्व और बलगत की स्थायित्व का परस्पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी एक कुछ वैज्ञानिकों ने, ग्रे और लंगफोर्ड ने आणविक कक्षक सिद्धांत का उपयोग किया
और एक्वा संकुलों, एक्वा मतलब जल वाले संकुलों के लिए स्थायित्व नियतांक या बलगति का अध्ययन किया और उन्होंने इसको 4 ग्रुप में बांटा। पहला, मैं यहां वही टेबल बना रहा हूं, आपके पास शायद बुक नहीं होगी। वर्ग और जल विनिमय की गति, यहां स्थायित्व नियतांक का मान और कौन से धातु आयन इस तरह की हरकत करते हैं, कौन से धातु आयन का संकुल इसमें आएगा। तो पहले वर्ग में ऐसे धातु आयन आए जिनके जल विनिमय की गति बहुत अधिक है, यानी कि अत्यधिक है, ये आसानी से अपने लिगेंड को बदल लेते हैं। इनके लिए स्थायित्व नियतांक का मान ग्रेटर देन 10⁸ मिला हमको पर सेकेंड। बहुत तेजी से करते हैं। ये क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु या आयन। दूसरा ग्रुप थोड़ा कम, फिर भी फास्ट है, यानी अधिक तेजी से ही ये लिगेंड का विनिमय करता है, लेकिन यहां स्पीड 10⁵ से 10⁸ इसमें आ जाते हैं आपके द्विसंयोजी संक्रमण धातु +2 वाले, ठीक है ना, और त्रिसंयोजी लेंथेनाइड। द्विसंयोजी संक्रमण तत्व व त्रिसंयोजी लेंथेनाइड। वर्ग 3 अब थोड़ा मंद हो जाएगा, स्पीड अब थोड़ी कम हो जाएगी। मंद का मतलब है 10⁻1 से या 10⁻0 यानी 1 से 10⁻4 वाले, इसमें आवेश ज्यादा हो जाएगा धातु आयन का, तो त्रिसंयोजी संक्रमण धातु यहां आ जाएंगे। और वर्ग 4 में ऐसे धातु आयन आएंगे जो बहुत धीमी गति से अपने लिगेंड को बदलते हैं। इनमें गति माइनस में चली जाएगी, 10⁻⁻9 to 1, और ये उच्च आयनिक संयोजकता यानी उच्च क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा वाले आयन, उच्च स्थायीकरण ऊर्जा वाले आयन। इसमें कौन कौन से आयन है, जैसे क्रोमियम +3 है आपका, इसके अलावा प्लैटिनम कोबाल्ट +3, प्लैटिनम +2, प्रबल या दुर्बल क्षेत्र अलग अलग है। तो इस तरह से इस ग्रुप में बांटने से हमको एक अंदाजा लगता है कि जैसे जैसे धातु आयन का धनावेश बढ़ता जाता है उसके लिगेंड विनिमय की क्षमता घटती जाती है, यानी कम आवेश वाला जो है वो लेबाइल होगा, ज्यादा आवेश वाला इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा और विस्तार में देखते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो बलगत की स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीजें बलगत की स्थायित्व को प्रभावित करती हैं। कारक लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, पर ज्यादातर कारक ऊष्मागतिकी वाले जैसे ही हैं। जैसे धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला है धातु आयन का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये किस तरीके से प्रभावित करता है। तो प्रबल लिगेंड क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलता है वैसे वैसे धातु आयन के लिए उसके स्थायीकरण ऊर्जा का मान भी बदलता है। मैं कुछ सरल उदाहरण लेता हूं आपके लिए। मान लीजिए कि हम सामान्य दुर्बल या प्रबल लिगेंड क्षेत्र के लिए D3 तक लेते हैं, तो D1 के लिए कितना होगा। D1 के लिए स्थायीकरण ऊर्जा -4 होगी। D2 के लिए स्थायीकरण ऊर्जा हो जाएगी -8। D3 के लिए स्थायीकरण ऊर्जा हो जाएगी -12। ये दोनों के लिए कॉमन है, यानी प्रबल क्षेत्र में भी यही होगा और दुर्बल क्षेत्र में भी यही होगा। लेकिन D4 में क्या होगा। अब यहां प्रबल क्षेत्र अगर है तो युग्मन हो जाएगा। तो D4 के लिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए -16 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दुर्बल क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो 12 में से 6 चला गया तो यहां केवल क्या बचा, -6। D5 के लिए आप नोट करें तो यहां आ जाएगा -20, ये हो जाएगा 0। D6 के लिए ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -4। इसके बाद D7 के लिए अगर हम बात करें, एक मिनट, यहां D5 तक 0 हो जाएगा। D6 के लिए अगेन -4। D7 के लिए क्या होगा, प्रबल के लिए तो ये घटना शुरू हो जाएगा। D7 के लिए हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -8। D8 के लिए ये हो जाएगा -16, सॉरी 6 कम होगा ना, 6 कम होगा तो ये हो जाएगा 18, 12 और ये हो जाएगा 12। देखो D8 दोनों के लिए बराबर है। D9 में अगर हम देखें तो ये -6, ये यहां कितना हो जाएगा, -12 के बाद फिर यहां पे हो जाएगा -6 ये भी। और D10 के लिए ये भी 0, ये भी। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रबल लिगेंड क्षेत्र में कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी होगा, है ना। D6 वाला जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायी प्रबल लिगेंड क्षेत्र में। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में अगर हम देखें तो D3 वाला सबसे ज्यादा स्थायी होगा और D8 वाला ज्यादा स्थायी होगा। तो इस आधार पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलता है स्थायीकरण ऊर्जा का मान भी बदलता है। तो स्थायीकरण ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, हमने ये पाया कि सक्रियण ऊर्जा अधिक होने पर अक्रियता में वृद्धि होती है, अक्रिय होता जाता है, जबकि परिवर्तनीयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी ज्यादा अक्रिय होता जाएगा, ज्यादा स्थायी होता जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय धातु आयन का आवेश। स्वाभाविक तौर पे आवेश जितना अधिक होगा कोई भी आयन लिगेंड को उतनी प्रबलता से बांध के रखेगा। बांध के रखेगा मतलब दूसरे लिगेंड के साथ उसको बदलना क्या होगा, कठिन हो जाएगा, उसको मुश्किल होगा। तो देखते हैं यहां पर भी हम, दूसरा है धातु आयन का आवेश। बस उदाहरण देना है आपको और उसके बाद शब्दों का इस्तेमाल करना है। यहां मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। जैसे देखिए, एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड, AlF6 -3, इसके बाद SiF6 -2, इसके बाद PF6 -1,
या माइनस केवल, और फिर हम लिख सकते हैं SF6। ध्यान से समझें, यहां एल्यूमिनियम पे +3 आवेश है, सिलिकॉन पे +4, +5, यहां +6। आवेश का मान +3, +4, +5, +6 बढ़ रहा है, तो जो क्रियाशीलता है, परिवर्तनीयता, वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी यहां पर परिवर्तनीयता जो है, परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है, कितनी आसानी से अपने लिगेंड को बदल रहा है। ये सबसे ज्यादा होगा, इससे कम, इससे कम, इससे कम। यानी कि जैसे जैसे केंद्रीय धातु आयन का या केंद्रीय आयन का आवेश बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका स्थायित्व भी बढ़ रहा है, उसका लिगेंड को बदलने की क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। नेक्स्ट है केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या। त्रिज्या, अगर आवेश समान हो और त्रिज्या बदल जाए, तीसरा पॉइंट है त्रिज्या। 3 उदाहरण यहां दिए हुए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्सियम का। सब में समान आवेश है, आवेश की मात्रा मैग्नीशियम में +2, कैल्शियम में +2, स्ट्रॉन्सियम में भी +2 है, लेकिन मैग्नीशियम का धनायन छोटे आकार का, कैल्शियम का धनायन बड़े आकार का, स्ट्रॉन्सियम का धनायन और बड़े आकार का होता है। तो जैसे जैसे धनायन का आकार बढ़ेगा, लिगेंड के साथ उसके बने बंध दुर्बल होते जाते हैं, और दुर्बल होते जाने से क्या होता है, इनके लिगेंड को छोड़ने की या बदलने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी परिवर्तनीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है ना। आवेश त्रिज्या का मान सेम यही चीज है, आवेश ज्यादा होना चाहिए, त्रिज्या कम होनी चाहिए। संकुलों की ज्यामिति, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्यामिति, संकुलों की ज्यामिति। आपने देखा था कि वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, अष्टफलकी में उससे कम, और चतुष्फलकी में सबसे कम होता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर हम 4 वाले की बात करें, यानी उप संयोजन संख्या 4 वाली 2 संरचनाएं हैं, एक है चतुष्फलकी, दूसरी है वर्ग समतली, तो दोनों में ज्यादा स्थायीकरण ऊर्जा किसकी है, वर्ग समतली की, तो वो आसानी से लिगेंड नहीं बदलेगा। चतुष्फलकी वाले की स्थायीकरण ऊर्जा कम है, वो आसानी से बदल लेगा। इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है वर्ग समतली संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, पहले फिर से समझ लें, लास्ट ईयर आपने थोड़ा सा ऑर्गेनिक में पढ़ा है, अब यहां भी समझ लें। और इससे पहले कि हम इसको डिटेल करें, थोड़ा सा ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसको आज नहीं, नेक्स्ट डे पे ज्यादा अच्छे से देखेंगे। प्रतिस्थापन क्रियाएं, ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, सी आया क्रिया करने के लिए, उसने बी को हटा दिया और उसकी जगह ले ली। इस तरह की क्रिया प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। तो प्रतिस्थापन क्रिया में होता यह है कि पहले से उपस्थित समूह को हटा के उसकी जगह दूसरा समूह आता है। अब ऐसा 2 तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, चूंकि लिगेंड जो है वो ऋणावेशित होता है, इसलिए इस तरह के प्रतिस्थापन को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहेंगे। ठीक है ना। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में SN1 यानी कि एक आणविक क्रिया में क्या होता है, एक आणविक में होता यह है कि AB पहले A+ अलग कर देगा, B- को बाहर निकाल देगा, दूसरे पद में इस
ए प्लस से हमारा सी माइनस आके जुड़ जाएगा और ए सी बना लेगा। तो SN1 जो है ये द्विपदीय क्रिया है, दो भागों में होती है। पहले भाग में लिगेंड आयनित होकर बाहर निकल जाता है और दूसरे भाग में आने वाला अभिकर्मक आकर जुड़ता है। जबकि SN2 में क्या होता है कि C आता है ए बी के पास और सी सीधा आक्रमण करता है ए के ऊपर, तो बी अपने बंध लेके निकलने लगता है। तो सी बंध बना रहा है, बी बंध लेके निकल रहा है और फाइनली सी बंध बना लेता है और बी बाहर निकल जाता है। SN2 एक पदीय अभिक्रिया है, एक पद में होने वाली क्रिया है और इस एक पदीय अभिक्रिया में होता यह है कि बिना बी के निकले पहले सी आक्रमण करता है। अब इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी जो प्रतिस्थापन क्रिया हो रही है वर्ग समतलीय संकुलों में या अष्टफलकी में, वो SN1 है या SN2 है। तो SN1 को समझिए। SN1 में बी को निकलना है पहले, तो ऐसी चीजें जो बी के निकलने को प्रभावित करेंगी वो अभिक्रिया के वेग को भी प्रभावित करेंगी। जैसे ध्रुवीय विलायक, आप यही क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में करवाइए, वो अध्रुवीय या कार्बनिक विलायक है। तो अगर क्रिया SN1 से हो रही है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कोई मदद नहीं करता, तो अभिक्रिया अपनी स्पीड से होगी। जबकि अगर पानी में यही क्रिया कराई जाए तो पानी क्या होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो पानी आयनन या वियोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। वियोजन बढ़ेगा तो आसानी से आयनन होगा, आसानी से आयनन होगा तो क्रिया की दर बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि ध्रुवीय विलायक SN1 क्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं, जबकि SN2 में उनका कोई असर नहीं होता। ठीक है ना। एक दूसरा, आवेश का प्रभाव। आवेश का क्या असर है भाई, अगर A पर ज्यादा आवेश हो तो फिर वियोजन क्या होगा, धीमा। मान लो A पे +2 आवेश है एक बार और इसी A पे अगले रिएक्शन में +3 आवेश है, तो क्या ए उसी स्पीड से बी को बाहर निकालेगा +2 वाले में भी और +3 वाले में? नहीं, +2 वाले में वो बी को आसानी से निकल जाने देगा क्योंकि आवेश कम है, आकर्षण कम है। लेकिन +3 वाले में आकर्षण बहुत ज्यादा है, +3 है, तो ऐसे में उस बी के निकलने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नियमानुसार अगर केंद्रीय धातु आयन के आवेश में परिवर्तन हो तो अभिक्रिया की दर अगर बदल रही है तो मतलब वो SN1 है, और अगर अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है मतलब वो क्या है, SN2 है। मैं ये दो बिंदु आज के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप एक स्टडी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि ये क्या बढ़ रहा है तो कैसे अभिक्रिया का वेग। इस तरह की कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। कल हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपका डाउट होगा। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है।